बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट की बात की जाए तो हमने बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन और बॉलर प्रोड्यूस किए। साथ साथ हम अगर ऑलराउंडर की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने ऑलराउंडर भी बड़े कमाल किस्म के और ज़बरदस्त किस्म के प्रोड्यूस किए। और उसमें ओबियसली लेगेसी जो हमारे माइंड में सबसे पहले नाम आता है वो ग्रेट इमरान खान का आता है, वसीम अकरम, फिर अज़हर महमूद अब्दुल रज़ाक। इसी टेन्योर के अंदर एक हमारे पास और ऐसे ऑलराउंडर आए जिन्होंने अपनी ढाक बिठाई, बट अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा खेल नहीं पाए। उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इनकी यूनिक बात ये है कि इनके कैरियर के बाद ये पहले पाकिस्तानी है जिन्होंने इंग्लैंड में लेवल 4 की कोचिंग का कोर्स भी कंप्लीट किया है, और ये मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्राउड मोमेंट भी है। इसके साथ साथ इनके क्रिकेट के ऊपर नज़र भी बड़ी गहरी है, बड़े दबंग, बड़े वाइब्रेंट किस्म के हम तब से भी सुनते हैं। मेरे ख्याल बहुत से लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। द वन एंड ओनली यासर अरफात। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई। वालेकुम सलाम इरफान भाई। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने स्पेशल अपनी मसरूफियत में से आज के दिन टाइम निकाला। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा यासर भाई, रादर दैन मैं आगे प्रोसीड करूँ, थोड़ा सा मैं आपके पहले अर्ली डेज़ के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि ओबियसली काफ़ी लोग चाहने वाले भी आपको फॉलो करते हैं। तो थोड़ा सा उसका बताइए, किस तरह आपने क्रिकेट स्टार्ट की, आप रावलपिंडी में पैदा हुए, अगर उस हवाले से शेयर करना चाहें। बिल्कुल, बाकी क्रिकेटर्स की तरह मैंने भी काफ़ी छोटी एज में क्रिकेट शुरू कर दी, बट मोस्टली ये देखा जाता है कि हमारे मुल्क में लोग गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस बॉल से क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। मगर मैं बड़ा लकी था कि मेरे वालिद साहब को बड़ा क्रिकेट का शौक था, और उसकी वजह से मुझे उन्होंने छोटी एज से ही एक प्रॉपर क्लब में हार्ड बॉल के लिए मुझे उन्होंने उस क्लब को ज्वाइन करवा दिया। और मैं जब 11-12 साल का ही था तो मुझे एवरी डे, मैं स्कूल के बाद जब आता था तो हर रोज़ जाके 4 से 5 घंटे या 3-4 घंटे बॉलिंग करता था मैं। जी तो वो वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ, और उसके बाद फिर अंडर 15, आपको अगर याद हो, अंडर 15 जी के बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान की टीम बनी थी, और ट्रायल्स हुए थे, ओपन ट्रायल्स हुए थे पूरे पाकिस्तान में। तो उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। कई अच्छे प्लेयर उस टीम से, पाकिस्तान टीम को 6 से 7 प्लेयर जो है पाकिस्तान को जाके रिप्रेजेंट किया उन लोगों ने। तो वहाँ से फिर करते करते डोमेस्टिक, और उसके बाद अंडर 19, और उसके बाद मेरा करियर वहाँ से शुरू हो गया। अच्छा यासर भाई, आप उन लकी लोगों में से बिल्कुल कंसीडर होते हैं जिन्होंने हर लेवल पे क्रिकेट खेली। जिस तरह आपने बताया अंडर 15 खेली, अंडर 19 खेली, फिर डेब्यू की बात करें तो 2000 में आपका डेब्यू भी हो जाता है। उस टाइम के अंदर अगर हम मज़ीद बात करें तो अब्दुल रज़ाक और हम अज़हर महमूद को देखते हैं, वो टीम का परमानेंट मेंबर थे। बट किसी भी टाइम के ऊपर हमने ये नहीं सुना कि यासर अरफात क्वालिटी वाइज या स्किल वाइज उनसे कम है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि आपने 3 टेस्ट मैच और 11 ओडीआई खेले, T20 वर्ल्ड कप भी 2007 वाला आपने खेला। तो आपको क्या लगता है कि उन दोनों के होने की वजह बनी आपका ज़्यादा लंबा क्रिकेट ना मिलने की, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो शायद बेहतर क्रिकेट खेल रहे थे, या आपको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती की गई? मैं समझता हूँ कि वो दोनों क्रिकेटर मेरे से कई गुना अच्छे क्रिकेटर थे, और उन्होंने पाकिस्तान को ऐसी-ऐसी परफॉर्मेंसेस दी कि कोई अगर जब वो बैटिंग में मैच जिताते थे तो बैट्समैनों से अच्छी बैटिंग करते थे। जी अज़हर भाई की बात करें, रज़ाक भाई की बात करो, जब वो बॉलिंग करते थे, बॉलिंग में भी आप देखो फाइफर्स वनडे में लेना बड़ी कमाल की बात होती है। फिर टेस्ट क्रिकेट भी इन लोगों ने खेली। तो मैं समझता हूँ कि मेरे से तो वो कई गुना अच्छे प्लेयर थे। मेरा अगर देखिए, हमेशा ये जो मुवज़्ज़ना किया जाता है ये थोड़ा-सा गलत है। अभी जिस तरह बाबर आज़म और विराट कोहली का बैट्समैनों का किया जा रहा है। जी हर बंदा डिफरेंट होता है। ये आपको लोगों को या रियलाइज़ करना चाहिए किस सर्कमस्टांस में खेलता है, उसके राइट लेफ्ट कैसे प्लेयर्स मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने बड़ी ही हार्ड वर्क किया, बड़ी ही मेहनत की, नई से नई चीज़ें सीखी। मुझे शुरू में ये कहा गया कि मेरी पेस इतने नहीं है, तो मैंने कोशिश की कि मैं पेस को बढ़ाऊँ। फिर मैंने कोशिश की 90 माइल से ज़्यादा पेस करके दिखाऊँ। उसके बाद फिर मेरी इश्यू हुआ कि जी मुझे बैटिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेरी बैटिंग इतनी क्वालिटी की नहीं है कि अगर मैं ऑलराउंडर कंसिडर किया जाए। तो मैंने वहाँ पे भी बैटिंग में भी अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाई, और जी अच्छा एक ऑलराउंडर बना। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस तरह होती है कि आप टीम में अपनी परफॉर्मेंस से जगह तो बना लेते हैं, मगर जब आप टीम में जाते हैं तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि कुछ टीम के जो प्लेयर होते हैं वो आपको नहीं चाहते। क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं चाहते, उनके अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग जानबूझ के भी करते होंगे, मगर लाइक एंड डिसलाइक का जो कल्चर हमारे मुल्क में है, मेरा नहीं, कई ऐसे क्रिकेटर्स का, मेरे जो कोलीग्स थे, मेरे साथ के जो प्लेयर्स थे, उनके साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं। मगर अगेन इट्स पार्ट ऑफ द गेम, और आपकी जो किस्मत नसीब होती है, और जितना आपने खेलना होता है आप उतना खेलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, उसमें एक चीज़ थी कि आप जब क्रिकेट खेल भी रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से भी थे, तो आप उन प्लेयर में थे जो काउंटी बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, और शायद ही कोई काउंटी की ऐसी साइड होगी जिनकी तरफ से आपने नुमाइंदगी नहीं की। तो
तो अपना वो एक्सपीरियंस भी साथ शेयर कीजिए कि पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली अपने कंट्री को सर्व करना सबसे बड़ी एक प्राइड मोमेंट होती है, तो बट जो काउंटी का अक्सर एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा आपका? देखिए, मैं बड़ी छोटी एज में मैंने इंग्लैंड में आके क्लब क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। शुरू में मैं 5-6 साल स्कॉटलैंड में खेला, और उसके बाद फिर एक अल्लाह ताला ने कोई एक ऐसा सबब बनाया कि मैं तो पहले स्कॉटलैंड वहाँ परफॉर्म अच्छा कर रहा था, तो उनकी एक नेशनल टीम थी, वो काउंटी क्रिकेट में खेलती थी, तो मैं स्कॉटलैंड की नेशनल टीम के लिए 2 साल काउंटी में खेला। जी। और इसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि जो काउंटी की आपने पर्टिकुलरली बात की, तो मैं यहाँ मुश्ताक अहमद का ज़िक्र करूँगा कि जो मेरी जो लाइफ़ की चेंज और जो करियर का जो चेंज आया, वो मुश्ताक भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इन द सेंस कि वो यहाँ ससेक्स काउंटी में खेला करते थे। तो उनके खिलाफ मेरा एक मैच था, वो नेशनल बैंक से डोमेस्टिक पाकिस्तान में खेल रहे थे, मैं केआरएल से खेल रहा था। तो वहाँ पे उनको मेरी बॉलिंग में कोई ऐसी चीज़ नज़र आई कि उन्होंने कहा कि क्योंकि 2-2 ओवरसीज़ होते थे हर काउंटी में, तो राना नवीद उनके पार्टनर थे ससेक्स में। जी। तो पाकिस्तान टीम को उन्होंने जॉइन करना था, तो कोई 2-3 महीने का स्टिंट था। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके ट्रायल्स वहाँ पे हों, आपको दिखाऊँ कोचेज़ को क्या आप में क्या एबिलिटी है। तो उसके बाद फिर मेरा वहाँ से जो मेरा पहला सीज़न था बड़ा अच्छा रहा। हम लोग पहले ही सीज़न चैंपियनशिप भी जीते और लॉर्ड्स फाइनल होता है, वो जी। दोनों ट्रॉफीज़ हम जीते। तो उसके बाद मेरी जो है इंट्रोडक्शन पूरी काउंटी सर्किट में हो गई, और फिर मुझे वहाँ से फिर मैं तकरीबन 12 से 13 साल जो है मैं नॉन स्टॉप काउंटी क्रिकेट खेला। अच्छा यासर भाई, हर प्लेयर का ऑब्वियसली कोई ना मेंटोर होता है, कोई आइकॉनिक प्लेयर होता है जिसको आप फॉलो करके क्रिकेट स्टार्ट करते हो। तो आपका ऑल टाइम फेवरेट कौन सा रहा जिसको देख के यासर अरफात ने अपनी क्रिकेट का कैरियर को स्टार्ट किया? मेंटोर की अगर बात करें, तो मैं तो मेरे वालिद साहब मेरे मेंटोर मैं उनको कहता हूँ, क्योंकि शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि आप टीम में जाते हैं, आप टीम से ड्रॉप हो जाते हैं, आप इंजर्ड होते हैं, टीम वापस घर आ जाते हैं, तो मेंटरिंग जो आपकी मेरे केस में हुई, वो मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेंटरिंग की, क्योंकि बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ज्यादतियों से, जी। इंजरी से, इस तरह की चीज़ों से बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मगर उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करते करते रहे, जिसका मुझे फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान टीम की आप बात करें, तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखें, शोएब अख्तर ने शुरू में मुझे काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी सपोर्ट किया, जब मैं जूनियर था मेरे साथ उन्होंने क्रिकेट खेली थी। उसके बाद पाकिस्तान टीम में आके यूनुस खान ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, जी। उनकी मेंटरशिप में मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, और भी ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिन्होंने मुझे कैरियर में बड़ी हेल्प की है। बिल्कुल ठीक है। और अभी हमारा एक मसला जो ऑलराउंडर की बात करें तो काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा है। हम कोई भी ऑलराउंडर को लंबा लेके चल नहीं रहे। स्पिनर के अंदर बात करें तो इमाद वसीम थे, फिर इसी तरह शादाब हैं, बट फास्ट बॉलर का जो मसला है वो हमारा कहीं सेटल डाउन हो नहीं रहा। फ़हीम अशरफ को हमने काफ़ी लंबा रन दिया, फिर आउट ऑफ द नो वे हमने देखा उनको बाहर कर दिया गया। अब उनकी जगह पे हम देख रहे हैं कि मोहम्मद वसीम हमारे साथ हैं, वो टीम का परमानेंट मेंबर बन के खेल रहे हैं। उसके अलावा आमिर यामीन है, माद बट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है जो हमारे डोमेस्टिक के अंदर भी लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपकी एज ए ऑलराउंडर या आपकी जो नज़र है उसके अंदर आप क्या समझते हैं, कौन सा ऑलराउंडर ऐसा है जो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और लंबा सर्व कर सकता है? इरफान भाई, मैं इसके थोड़ा सा लंबा लंबा तो नहीं, मैं ठीक आंसर दूंगा, इतना लंबा नहीं दूंगा। देखिए, आपने शुरू में जो रज़ाक भाई की या अज़हर भाई की बात की, और फिर मेरी भी आपने बात की, तो देखिए 90s में, लेट 90s में या उससे पहले जो क्रिकेटर्स मोस्टली जो पाकिस्तान टीम में आया करते थे, वो लंबी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे। और उसके साथ साथ वो देखिए 18 से 20 मैच फर्स्ट क्लास के मैचेस होते थे, लंबी लंबी बॉलिंग इन्होंने की होती थी। तो जो बंदा टीम में आता था वो कोई 70 आउट करके आ रहा है डोमेस्टिक में, कोई 90 आउट करके आ रहा है। ऐसे ही। कबीर खान ने एक साल में 106 के साथ आउट भी किए हुए थे। तो आप देखिए, कंपटीशन ज्यादा होगा, ज्यादा लड़कों को मैचेस मिलेंगे, प्लेटफॉर्म मिलेंगे परफॉर्म करने के, तो प्लेयर में निखार आएगा। सिमिलरली ऑलराउंडर्स की बात करें तो हम लोग देखें, जब ज्यादा मैचेस खेलेंगे, फिर एज अ ऑलराउंडर आपको बैटिंग करने का भी मौका मिलता है 4 डे में, और जो आपकी इंप्रूवमेंट होती है बॉलिंग की स्किल्स की, फिटनेस की, या बैटिंग की अगर आप बात करें लंबी इनिंग खेलने की, तो वो आप 4 डे क्रिकेट से आप सीख सकते हैं। तो इन लड़कों के जो जिनके नाम आपने रिसेंट में लिए, तो ये क्रिकेटर्स, मुझे ये लगता है कि इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं है। तो इनको जब से अगर इन्होंने अपने आप को इंप्रूव करना है, एक अच्छा ऑलराउंडर बनाना है लॉन्गर फॉर्मेट के लिए, तो इनको 4 डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उसके बगैर ये 4 ओवर करके आप कहें कि ऑलराउंडर टेस्ट में जाके खेल के लंबी बॉलिंग करेगा, तो आप देखें इंजरीज का इशू चल रहा है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं आ रही। तो ये छोटी छोटी चीजें बेहतर तभी होंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लड़कों को 4 डे क्रिकेट खिलवाएं। अच्छा, तो लेकिन यासर भाई, कोई होता है ना आपको स्किल वाइज नज़र आता है कोई लड़का ऐसा जिसमें आप समझते हो कि इसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि जी एक जी। अच्छा ऑलराउंडर बनने के अवेलेबल हैं, तो वो आपकी नज़र में कौन सा ऐसा इन 7-8 नामों में से आपको लगता है कि जो सबसे बेस्ट कमोडिटी है? देखिए, थोड़ा-सा हार्श हो जाता है किसी का नाम लेते हुए, मगर मैं कहता हूँ इसका इसका हल ये है ना,
देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ों को अगर लिया जाए ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। हुँ, अंडर 19 से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़का आता है। डोमेस्टिक जब वो खेलता है, 2-3 साल परफ़ॉर्म करता है तो पाकिस्तान की ए टीम मैं फिर अगेन उस बात पे जाऊँगा कि जो 90s के प्लेयर्स आते थे या अर्ली 2000 में, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक होता था कि जब आप डोमेस्टिक टॉप करते थे, तो आप ए के टूर पे जाते थे और ए के साल में 2 से 3 टूर होते थे, जहाँ पे जाके लड़कों की ग्रूमिंग होती थी और उनको एक्सपोज़र मिलता था। श्रीलंका में कोई जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इंग्लैंड में जाके खेल रहे थे, तो वहां से लड़कों की ग्रूमिंग होती थी। मैं समझता हूं जो गैप आ रहा है आजकल हमारे प्लेयरों में कि जो वो इंटरनेशनल मटेरियल नजर नहीं आते, उनकी जो ग्रूमिंग है वो सीधा फर्स्ट क्लास अंडर 19 पीएसएल से सीधा पाकिस्तान टीम में हो रही है। वो हुँ। जो शाहीन या ए के जो टूर्स बीच में एक लिंक जो खत्म हो चुका है, उसको अगर दोबारा लाया जाए तो मैं समझता हूं ये जितने भी आपने नाम लिए, ये एक अच्छे ऑलराउंडर अमाद बट की बात करें, डोमेस्टिक वनडे भी जो है जी, बेहतरीन परफॉर्म किया है। मगर मैं समझता हूं इवन फहीम अशरफ की आप बात करें, उनको अब अगर उनकी 80 माइल्स एन आवर या अमाद बट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एज अ कोच मैं मेरे से पूछे तो मैं चाहूंगा वो 85 माइल्स एन आवर करें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जब तक में वो नेप पर बाइट नहीं होगी तो आप आउट करने की क्वालिटी नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपकी ए टीम में जाके बेहतर होती हैं। तो अगर कोई प्लेयर को अगर आप कहते हैं ना कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो मैं समझता हूं इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इनको डेवलप होने का टाइम देना चाहिए ए के टूर्स में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने जब करियर के आप बिल्कुल एंड की तरफ भी थे, तो आपने पहले ही शायद डिसाइड कर लिया था कि मेरा करियर जो है वो काउंटी में है, क्लब क्रिकेट की तरफ है, तो आप इंग्लैंड मूव कर गए। क्या आप सिस्टम से डिसहार्ट होके इंग्लैंड मूव किया, या आपने पहले प्लान कर लिया था कि मेरा जो फ्यूचर गोल है या जो मेरा एम है वो अब काउंटी है, या उस साइड पे जाना चाह रहे हैं? तो उसका थोड़ा-सा अगर वो भी शेयर करना चाहें आप। देखिए इरफान भाई, इस तरह है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं 2-3 दफ़ा क्लब क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं पाकिस्तान टीम का जो समर में कैंप लगता था या कोई एक ही टूर जिस तरह भी बात कर रहा हूँ, तो मैंने कई टूर आके मैंने अपना क्लब कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आता था। मैं मतलब टूर करता था, नुकसान अपने टिकट लेके आता था। फिर 2-3 दफ़ा मैं ट्रायल्स में आया, मैंने ट्रायल ट्रेनिंग वगैरह की, सब कुछ किया। एंड ऑफ द डे टीम में नाम नहीं आया, फिर मुझे अपना टिकट लेके वापस जाना पड़ता था। हुँ, तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी। उसके अलावा फिर मुझे पाकिस्तान से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर नहीं तो फिर ठीक है, मैं इंग्लैंड में या काउंटी क्रिकेट में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ पे भी मुझे मिली, फिर मैंने जाके खेला। क्योंकि एज़ अ प्रोफेशनल देखिए क्योंकि मैं 2015 तक पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट आके खेलता रहा हूँ। बिल्कुल मैं ऐसे 4 ही डे है। केआरएल से आके हुँ। खेलता था, रावलपिंडी से आके मैं खेलता था। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने छोड़ दिया था। मैं वो भी खेलता था और मैं ये इंग्लैंड की जो समर में क्रिकेट होती थी, मैं ये भी खेलता था। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी, अगर इसी के साथ हम करंट टाइम के साथ भी रिलेट करेंगे, जब से वो डिपार्टमेंट्स का हमने देखा कि बंद कर दिए गए और कुछ लड़कों की जो लास्ट जीम थी उनको चांस नहीं दिया गया, तो अब वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी लड़के यूएसए की तरफ मूव कर रहे हैं। ओबियसली उन्होंने भी अपना घर चलाना है और प्रोफेशनल हैं। तो आप इस इकदाम को कैसे देखते हैं कि लड़कों का जो दूसरे कंट्रीज़ में अब चले जाना, या अगर वो कुछ का मानना ये है कि उनको अपनी फ़ाइट करनी चाहिए? जैसे मैं एक दो नाम ले भी देता हूँ। समी असलम सबसे टॉप ऑफ लिस्ट नाम आता है, जिस तरह की वो खूबसूरत परफॉर्मेंस दे रहा था। बट जो लास्ट बोर्ड था, जो रजीम थी या कोचेज़ थे ख़ास तौर पे, उनकी भी जिस तरह आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात की, तो वो शायद उसको पसंद नहीं करते थे, और उसने इतना ज़्यादा परफॉर्म किया डोमेस्टिक के अंदर कि वो बेचारे को फिर भी चांस नहीं मिला, वो डिसहार्टेड होके अब वो जा चुका है। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, या आप क्या समझते हो, क्या उनका ठीक डिसीजन है ये? देखिए, मैं 2-3 और भी, आपने एक नाम लिया, मैं उसमें हमाद आज़म चले गए हैं, जी, उसमें मादान साद चले अली चले गए, कराची से चले गए हैं, उसमें रमीज़ राजा जूनियर कराची चले से गए चले हैं। गए हैं। तो कई ऐसे प्लेयर हैं। तो मैंने बड़े एहसान आदिल मेरे ख़्याल से वो वो भी मैच चले में गए। खेल रहे हैं, और जी, वो भी कई चले ऐसे, गए। बिल्कुल। बिल्कुल, तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए जब अपॉर्च्युनिटीज़ लड़कों को नहीं मिलेगी तो वो किस लिए फिर वो मुल्क में रह के, अगर क्योंकि देखिए उन्होंने स्कूलिंग भी हो सकता है मुश्किल से की हो, कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में, तो उनको कोई और स्किल तो आती नहीं है। तो जब ऐसे ही। अपॉर्च्युनिटीज़ लड़कों को यूएई से मिलती है या यूरोप से कहीं मिलती है, तो वो लड़के चले जाएँगे। तो अभी ये नया क्रिकेट बोर्ड आया है, तो आई एम श्योर ये डिपार्टमेंटल और ज़्यादा टीमों की बात हो रही है। तो आई एम श्योर कि अल्लाह करे ये चीज़ें दोबारा रिवाइव हों, और हमारी, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बात की थी कि लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक में मैचेज़ मिलने चाहिए। अभी देखिए डोमेस्टिक आपकी खत्म हो चुकी है। हुँ। 3-4 महीने का तो डोमेस्टिक आपका हुआ है, दिसंबर से पहले आपका टूर्नामेंट सारे खत्म हो गए हैं। तो आप देखें जब तक प्लेयर्स के लिए 12 महीने का प्लान नहीं होगा, तो आप अचानक किस तरह प्लेयर को घर से बुला के टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग के आके करो, या बड़ी-बड़ी टीमों के खिलाफ आके परफॉर्म करो, इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब नजम सेठी साहब आए हैं, तो आई एम श्योर कि एक विजन होगा, एक इनकी लीडरशिप में अगर अच्छे डिसीजन अच्छे लोग अपने साथ रखेंगे, तो ये जो चीजें, वो जो उनके इनकी जो चीजें करने आए हैं, जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, रीजनल क्रिकेट है और ए के टूर्स, और जिस तरह मैंने पहले बात की, इन चीजों को अगर बेहतर
करेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो यासर भाई, जिस तरह आपने बात की रीजन स्ट्रक्चर के लिहाज से, डिपार्टमेंट के हवाले से, आपका, क्योंकि आप ओबियसली तमाम लड़कों से अभी भी इन कांटेक्ट आई एम श्योर हैं और बात होती होगी, तो इसका कितना नुकसान पहुंचा पाकिस्तानी क्रिकेट को? क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको ये बेसिकली ग्रास रूट लेवल से जो लड़के ऊपर आते थे उनको एक रोज़गार मिलता था, प्रोड्यूस होते थे, बट एक काउंटर आर्गूमेंट ये भी था, जिस तरह खान साहब का विजन था कि आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो आपका ओबियसली जो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट था उसके अंदर मिलेगा। बट ओबियसली वी ऑल नो कि हम यूरोप की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की करते हैं, इतनी पॉपुलेशन नहीं है, वो वेलफेयर स्टेट है, हम वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो हमारे हर इंडिविजुअल ने पूरी फैमिली को भी रन करना होता है। तो वो जब 700-800 लड़का जॉबलेस हुआ, एक प्रॉब्लम आया, तो क्या आपके ख्याल में वो सिस्टम ठीक था या दोनों को? मेरा तो अपना मानना ये है कि इन दोनों को पैरेलल भी लेके जाया जा सकता। अभी भी हमारी 2 दिन पहले सेठी साहब से मुलाकात हुई तो उसमें मैंने अपना प्रपोजल रखा उनके सामने कि दोनों को आप पैरेलल भी लेके जा सकते हो, नीचे डिपार्टमेंट रखें और 8 ईयर आप वो 6 टीमों वाला कॉन्सेप्ट के मॉडल को रख लें ताकि दोनों को पैरेलल लेके जाया जा सके। तो आप क्या इसमें अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? इरफान भी इस तरह था, इसको मैं देखो, मैं और किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं लेट्स से अगर मैं पाकिस्तान में अभी होता और मेरी एज लेट्स से 35, मैं रिटायर जो हो गया हूँ या 40 का कर लें, डिपार्टमेंट बंद हो जाता और मैं एक टेस्ट क्रिकेटर हूँ, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो मेरा क्या फ्यूचर होता? ठीक। मैंने कुछ सीखा नहीं, मैं कहीं ना जॉब कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, तो मैं बाकियों की तो बात क्या करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि जिस बंदे ने पाकिस्तान खेला हुआ है, मैं काउंटियां खेल के आया होता, अगर पाकिस्तान में भी मैं रह रहा होता तो मेरा क्या फ्यूचर होता? तो देखिए ना, ये तो एक बात है, बेचारे डोमेस्टिक के जो लड़के, फर्स्ट क्लास के लड़के हैं, मुझे अपने कोलीग्स के जो केरल के लड़के, जो मैं केरल में खेलता रहा हूँ, 15 साल में खेला हूँ, तो मुझे तो उनकी फिक्र होती है कि जो शादीशुदा जो उनके बच्चे हैं वो अब क्या कर रहे होंगे, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो फील करता हूँ, मैं अगर उनको उनके शूज में जाके मैं अपने आप को देखूं, मैं तो अभी अगर पाकिस्तान में होता तो मैं स्ट्रगल कर रहा होता, तो बाकी तो छोड़ें जो बेचारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। बिल्कुल ठीक। दूसरा आपने कहा कि जो पैरेलल की बात करें, देखिए पास में आपको याद होगा इरफान भाई कि एक पेंटेंगुलर हुआ करता था जो जी। टॉप 5 टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया करता था, तो वो जो बेस्ट परफॉर्मर होते थे वो खेलते थे। देखिए खान साहब की अगर ख्वाहिश थी, तो अगर वो चाहते थे कि पाकिस्तान की बेस्ट प्लेयर खेलें और टीम में आए, तो आप डिपार्टमेंट को भी करने देते, फर्स्ट क्लास रीजन को भी मैचेस करने देते। उनकी जो ख्वाहिश थी वो 5 टीमें पेंटेंगुलर की सूरत में आप वो टूर्नामेंट करा के तो पाकिस्तान की टीम फिर वहां से बनवा लेते, बाकी चीजों को टीमों को रन करने देते और वो लड़के भी खेलते रहते, लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिलती और ज्यादा क्रिकेट मिलती। देखिए आप पहले सितंबर में सीजन शुरू होता था हमारा और जाके अप्रैल के एंड और मई के पहले हफ्ते में भी इवन हमारा सही होता था है। कि हम मैचेस खेल रहे होते थे और इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट लोगों के एक एक दो दो हफ्ते लेट इसलिए जाते थे कि उनको डोमेस्टिक मैचेस खेलने होते थे। तो अगर इस तरह की आप क्रिकेट 12 महीने साल में खेलेंगे तभी आपको अच्छे प्लेयर मिलेंगे। 4-4 महीने या 3-3 महीने की प्लेयर से देखिए, अभी इंजरीज हमारे लड़कों को हो रही है, लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है, टेस्ट क्रिकेट से लोग भाग रहे हैं, वो इसका रीजन यही है कि वो फिजिकली फिट नहीं है, वो टफ नहीं है। जब तक आपके प्लेयर्स में इंटरनेशनल मुकाबला अगर लड़कों ने करना है, तो जब तक वो टफ नहीं होंगे फिजिकली, तब तक वो आप भूल जाएं कि खेलना, परफॉर्म करना तो दूर की बात, खेलने के काबिल नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। यासर भाई, अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके मैं कोचिंग के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि नाम पे क्रेडिट पे पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने लेवल 4 की कोचिंग वो भी इंग्लैंड से हासिल की। इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन, और हम बात कर रहे थे यासर अरफाज से। यासर भाई, जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले कहा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने लेवल 4 किया। एक तो ये बताइए कि क्या आपने जैसे रिटायरमेंट ली उसके बाद आपका माइंड क्लियर था कि मैंने कोचिंग की तरफ जाना है, या एक्सीडेंटली इस साइड पे आए, और ये कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है आपके लिए? देखिए, मैं 2016 मेरा आखिरी काउंटी सीज़न था और उसके बाद फिर मैंने यही सोचा, मेरी ख्वाहिश थी, मतलब शौक था मेरा, कोचिंग का बड़ा शौक था, तो फिर मैंने लेवल 3 किया उस टाइम ईसीबी से, वो साल का कोर्स था, वो किया। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में मेरी जॉब होगी यहाँ पे इंग्लैंड में, मैं कोचिंग में कॉलेज में 6-7 साल से भी 7वां साल है मेरा, कोचिंग कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ फिर मुझे काउंटी की समर में जो है सरे के साथ काम किया, वॉरिकशायर के साथ काम किया, ससेक्स के साथ काम किया एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट। और फिर साथ साथ फिर मैंने 2000 और कोविड से पहले 18-19 में मैंने अप्लाई किया लेवल 4 के लिए। तो करीबन 2-2.5 साल का यूनिवर्सिटी, लफबरा यूनिवर्सिटी से इसकी डिग्री होती है, लाइक इस कोचिंग क्वालिफिकेशन
ये मैक्सिमम है, ये लाइक कोचिंग में अगर आप कहें कि पीएचडी कोचिंग की अगर कहें तो ये वो होती है। क्योंकि देखिए मैं खुद समझता हूँ कि देखिए खेलना एक डिफरेंट चीज़ होती है, कोचिंग पढ़ाना ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ होती है। तो इसमें मैं देखिए बड़ा लकी हूँ कि मैं इस कोर्स में गया, क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी। आपका इंटरव्यू होता है, आपको कॉल करते हैं पहले ये, और उस इंटरव्यू के बाद वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो समझते हैं कि कौन-सा ये बंदा, ये कोच जो है वो ये सूटेबल है, इसने इतना एक्सपीरियंस है प्लेइंग का और कोचिंग का, तब जाके वो आपको उस कोर्स पे रखते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें बड़ी ही चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें हमें नॉर्थ में ये ले गए। बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि ये देखें, जिस तरह प्लेयर्स का कहते हैं ना कि प्लेयर्स को एक यूनिट होके खेलना पड़ता है जीतने के लिए, तो कोचेज़ का भी ये होता है कि आप जब तक इंटीग्रेटेड रह के काम नहीं करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकते। तो उसके सिलसिले में हमें ये लोग नॉर्थ में ले गए, और नॉर्थ में जब अच्छा, हम वो गए मैं वहाँ पे हम इन्होंने फुटजीज ऐसे भी दिखा रहे हैं अपने शायकीन को, ये हम फुटजीज भी दिखा रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई हमें पहली दफ़ा कि क्रिकेट के अलावा वो जिस तरह आपने नॉर्थ का जिक्र किया और वो तमाम रिफ्टिंग भी कर रहे हैं आप, वो क्लाइंबिंग भी है और सारा कुछ है, इसका भी ज़रा बताइए ये कितना मैंडेटरी पार्ट है इसका लेवल 4 का? देखिए इसमें जितने भी हमारे कोच लड़के थे उसमें 27 लोग थे, और उस कोर्स में हमें नॉर्थ में जब ये लेकर गए तो ये बोट राफ्टिंग हमने की, और पहाड़ी से नीचे, क्लिफ से नीचे हमें लेकर आए। फिर कोई गार था, गार में से हमें इन्होंने गुजरवाया, और कई ऐसी चीज़ें की। और देखिए उसका रीज़न ये होता है, देखिए जब आप 8 लोगों का एक टीम होती है या 10 लोगों की टीम होती है, तो आपने फ़र्ज़ करो ये राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, बोट की, तो इसमें आपने प्लानिंग करनी है कि आपके जो कम्युनिकेशन है, आपके जो पीछे बंदा है उसके साथ कैसा कम्युनिकेशन है, आपने इशारों से, बातों से कैसे गाइड करना है कि आपने वो जो नदी है, जो जो भी पानी है, उसके दूसरे एंड पे जाना है। सिमिलरली गार का भी है कि आपके साथ एक लड़का दे देते हैं, वो आप कम्युनिकेट करके आपने एक दूसरे से बातचीत करके आपने गार के दूसरे एंड पे पहुंचना है। फिर यही है ट्रस्ट लेवल की हम जो बात करते हैं कि प्लेयर्स और कोच में ट्रस्ट नहीं होता। देखिए अब ट्रस्ट की बात यह है कि जब मुझे क्लिफ से, मैंने कभी कभी ये चीज़ नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे वो करके ऊपर से पहाड़ी से नीचे हम लोग उतर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें इन्होंने करवाई, और ये बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और इससे फिर पानी मतलब आप आबशार नीचे आ रही है, आप पहाड़ी पे ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप, जो ट्रस्ट लेवल की हम बात जो हम्म। करते हैं, तो ये जो बेसिक है, बड़ी चीज़ें इसमें लेवल 4 में कवर किया, और मुझे तकरीबन 2.5 साल लगे इस कोर्स को मुकम्मल करने में। अच्छा, और बड़ा ही मैं 10 से पहले, और अब बड़ा रिलीफ हूँ मैं जब ये सर्टिफिकेट आ गया। चले माशाल्लाह, ये आपके लिए और हम पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है कि आपने इंग्लैंड में ECB की तरफ से ये अपना जो लेवल 4 है वो कंप्लीट किया। अच्छा, इसमें मेरा ना सेठी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी आई एम श्योर देखी होगी, 2 दिन पहले हमने जी, जी। उनसे मैंने क्वेश्चन भी किया, क्योंकि उनका शुरू में स्टांस ये था कि पाकिस्तानी कोच जो है वो किसी ना किसी जगह पे जाके नेपोटिज्म का शिकार हो जाता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग आती है, जिस तरह आपने भी अपने कैरियर के हवाले से जिक्र किया। तो आपको क्या लगता है कि सेठी साहब का ये स्टांस ठीक है? और पहले हमने देखा कि मिकी आर्थर की बात की गई, फिर PCB की प्रेस रिलीज़ आ गई कि नहीं, वो डर्बीशायर की तरफ अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, वो एज ए कंसल्टेंट शायद विलिंग है, PCB उसके लिए विलिंग नहीं था, वो ख़त्म होगी बात। बट उस दिन मैंने जब क्वेश्चन किया तो उन्होंने फिर दोबारा हमें ये कहा कि नहीं, मेरी बात हो रही है और हम इसको 90% उन्होंने दोबारा। बोला, 90% बोला था। हाँ, नहीं, हाँ, उन्होंने, लेकिन मेरी बाद में भी उनसे डिस्कशन हुई आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं एंड इज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान। वो बड़े श्योर थे और कॉन्फिडेंट थे इस हवाले से कि वो आ रहे हैं। तो मुझे एक ये बताइए कि क्या फ़ॉरेन कोच का होना ज़रूरी है? और अगर दूसरी तरफ आपके कॉन्टेक्स्ट में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, आज शो करने का भी ऑब्जेक्टिव ये था, इस चीज़ को हाईलाइट करना मकसद था कि अगर हमारे प्लेयर्स के पास वो वैल्यू है जो किसी फॉरेन कोच के पास है, तो वाई नॉट अवर पाकिस्तानी प्लेयर या पाकिस्तानी कोच, उसको क्यों नहीं ये दिया जाता? तो आपसे किसी ने किसी सिनेरियो में कांटेक्ट किया इस हवाले से? देखिए फॉरेन कोचेस की बात करें तो मुझे ये लगता है ये फॉरवर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए स्पेशली, वो यही है कि फॉरेन कोच होना चाहिए, ठीक। एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड जिसने इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग की हो। और मिकी की जब बात कर ले तो मिकी ने तो ऑलरेडी पाकिस्तान में काम किया और सक्सेसफुल रहा है, वो कल्चर को समझता है, श्रीलंका में उसने काम किया और वो बेहतर समझता है और एक्सपीरियंस कोच भी है। और वो लाइकिंग डिसलाइकिंग, देखिए हमारे पास में आपको इरफान भी याद होगा कि ये रिफ्ट रही है हमारे प्लेयर्स की, हमारे स्टार प्लेयर्स की, जो इतना 15-15 20-20 साल पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया, मगर उनकी जब एंडिंग हुई सिर्फ इस वजह से कि उनकी कोचेस के साथ नहीं बन सकी। जो मैन मैनेजमेंट, जो हैंडलिंग ऑफ द प्लेयर्स होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने पास में देखा हमारे ऐसे ऐसे प्लेयर, मैं अब क्या नाम लूँ, हमारे प्लेयर्स हैं, बड़ा अफसोस हुआ जब उनका कैरियर एंड हुआ, ख़त्म हुआ। उसका नुकसान हमारे मुल्क को भी नुकसान हुआ कि जब वो उनसे हम 1-1 2-2 साल उनसे
जिनसे हम आउटपुट ले सकते थे, परफॉर्म करवा सकते थे, और उनके साथ जूनियर प्लेयर्स अगर उनके साथ रहते, और तो वो उनमें उनकी भी क्रिकेट में निखार आ सकता था। तो मैं ये समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड यही है कि आपको एक एक्सपीरियंस कोच चाहिए जो मॉडर्न डे क्रिकेट को जानता हो, और ये जो इसकी ट्रेनिंग कराने का तरीका, जो ड्रिल्स कराने का तरीका, और प्लेयर्स की जो हैंडलिंग है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट जैसे है। भाई कोच का विषय माना जाता है कि ये फादर फिगर का रोल होता है, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि फॉरेन कोच ही होना चाहिए जो मॉडर्न डे क्रिकेट को समझता है, तो आप क्या समझते हैं कि आपका वोट ये जो है वो मिकी आर्थर के फेवर में है? आप समझते हैं कि वो इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब? देखिए, मिकी भी हो, कोई भी हो, बाकी कोचेस का जो नाम जो सर्कुलेट हो रहा था, मुझे नहीं लगता उनमें से, क्योंकि सारे ही लीग्स में बिजी हैं, और अवेलेबिलिटी इनका भी देखें, वही काउंटी से इनका कॉन्ट्रैक्ट है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा डिसाइड करना। मगर ये है कि यही मेरे ख्याल में यही है, क्योंकि हमने पाकिस्तानी कोचेस देख लिए हैं। देखिए, पाकिस्तानी कोचेस हो सकते हैं ऑन असिस्टेंट बेसिस या बाकी, मगर हेड कोच जो है, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो 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 कहते हैं ना, फैसले वो करे प्लेयर्स के साथ, जो है वो उनके साथ उनके जो ग्रीवेंसेस होते हैं पास में, हमने ये देखा हर प्लेयर यही कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक आपके पास ऐसा बंदा ऊपर होना चाहिए जो एक्सपीरियंस और उनके जो मैन मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं उसके पास हों। बिल्कुल ठीक है। तो आपसे किसी ने पीसीबी की जानिब से किसी हेल्म अफेयर में किसी ने बात की हो इस हवाले से कि आप लेवल 4 कर चुके हैं, आपको आगे इंगेज करने के लिहाज से किसी ने रब्ता किया आपसे? नहीं जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से अभी तक किसी ने नहीं किया। और ये तो मेरा ख्याल है बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि अगर हम अपने अपने लोगों की वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियसली आपको नज़र आएगा कि आप फिर लॉन्गर रन में जिस तरह लोग छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बाकियों के साथ भी वही नाजायज़ चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, करंट क्रिकेट के हवाले से भी आपसे कुछ मैं चीज़ें आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। जी जी। जिस तरह लास्ट रजीम थी, रमीर राजा साहब थे चेयरमैन पीसीबी, हमने देखा उन्होंने काफ़ी डिसीजन लिए, ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से बात कर लें, जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से बात कर लें, कुछ ऐसे फिर वुमेन प्रीमियर लीग के हवाले से भी होने जा रही है अभी। तो आप क्या समझते हैं उनके इकदामात को? आपने जो 1 साल और 3-4 मंथ का उनका टेन्योर था, आप कैसे समझते हो? उनका टेन्योर ठीक था, या आपको लगता है कि जो चेयरमैन पीसीबी है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, उसके लिए क्रिकेटर होना मैंडेटरी नहीं है, और सिटी साहब के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, या ऐसे बंदा ही कोई जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है उनको होना चाहिए? आप कैसे देखते हैं दोनों में? इरफान में देखें, कोई भी हो, क्रिकेटर हो या अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, दो कोई भी हो, अगर वो अच्छे तरीके से रन करे उस इदारे को, तो अच्छी बात है। अगर अदरवाइज अगर आप कहें कि क्लेम करें कि जी क्रिकेटर ही होना चाहिए, ये भी गलत है। तो आप में इसमें देखें, रमीज साहब का ये हुआ कि थोड़ा सा उन्होंने बड़े ही हार्श डिसीजन लिए, इन द सेंस कि उन्होंने किसी के साथ बना के नहीं रखी, मीडिया के साथ भी नहीं, इवन अपने एक्स क्रिकेटर्स के साथ भी। देखें, आपकी एक टीम होती है ना, मैंने पहले भी बात की कि एक लीडर होता है, लीडर की उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपको पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि रमीज साहब ने एक अपनी अच्छी टीम नहीं बनाई, क्योंकि अब देखें, जब वो उनको क्रिकेट बोर्ड से उतारा गया, तो उनके लिए एक बंदा भी टीवी पे या मीडिया पे बोलने के लिए नहीं, उनको डिफेंड करने के लिए आ रहा। या तो उनके साथ ऐसे बंदे होते कि जो आके कहते कि यार ये हमने काम किए हैं और सही काम किए इस तरह की। देखें, वो एक ये चीज, और दूसरा ये है कि अगर आप ड्रॉप इन पिचेस की बात करें, तो ड्रॉप इन पिचेस वाइबल नहीं है हमारे मुल्क के लिए। आप ठीक है, पिचेस का इशू है, मगर देखिए पिछले जितने भी 40-50 साल से हमारे मुल्क में उन्हीं पिचेस पे हम खेलते रहे, रिजल्ट्स देते रहे, हमारे अच्छे प्लेयर आते रहे, हमने फॉरेन टीम को टफ टाइम दिया। ये अचानक ही क्या हुआ कि इसी साल के अंदर ही सारा ये पिचेस का इशू हो गया, ये भी मतलब ये गलत था। फिर अंडर 19 की जो आपने बात की, मैं उसको कॉन्सेप्ट को भी अगेन देखिए, इन्वेस्टमेंट, अब मैं जो पहले बात कर रहा था ना, जूनियर लेवल पे, पाथवे लेवल पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मगर देखिए तरीका भी तो होता है ना, कि आप ना अंडर 19 का कोई टूर हो रहा है, ना कोई ए का टूर हो रहा है, ना ही कोचिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं जूनियर लेवल पे, पाथवे लेवल पे, वो भी नहीं है। तो आप मतलब अंडर 19 करा दी और इतने पैसे आपने जाया कर दिए। मेंटर्स आपने बाहर से लाने का क्या मकसद हुआ उसके? हम्म। आपके मुल्क में मेंटोर्स मौजूद नहीं है, ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने करंट क्रिकेट खेली हुई है, उन लड़कों से फायदा उठाया जा सकता था। और फिर देखिए, बेस जब आप फंडामेंटल्स की बात करते हैं पाथवे लेवल पे, तो आपने अपने प्लेयर्स को बेसिक्स या फंडामेंटल्स ही करने बजाय इनको, कि आप उनको डिफरेंट शॉट्स की तरफ उनको ले जाएं कि जी आपने रिवर्स स्वीप कैसे, स्कूप कैसे खेलना है। आपको पहले जो बेसिक्स है, फास्ट बॉलर्स अगर देखें, मैं 4 डे क्रिकेट पहले भी मैंने बात की थी, अभी भी करूंगा, जब तक आपको लंबे स्पेल करना,
नहीं आएगा, सीम को हिट करना नहीं आएगा, तो फिर आप भूल जाएँ कि आपके पास फ्यूचर में टेस्ट क्रिकेटर आएँगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आइडिया इन द सेंस कि जो वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे जूनियर पे, मगर वो गलत जगह पे कर रहे थे, गलत तरीके से कर रहे थे, उसको बेहतर किया जा सकता था। आपका मानना तो ये है अब कि वो टी20 की बजाय ओडीआई या 4डे क्रिकेट पे इन्वेस्ट करते, जो बाकी क्रिकेटर्स का मानना है, ये चाह रहे हैं आप भी? बिल बिल्कुल 4 डे में कर देते और अच्छी देखिए कोचिंग मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम में ऑब्वियसली जो सीनियर की तो छोड़ दें, जूनियर लेवल पे मैं समझता हूँ कि बहुत ही फुकदान है अच्छे कोचेज़ का। और जो प्रैक्टिसेज़ हम कर रहे हैं, क्योंकि जितने प्लेयर से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो वो इवन अंडर 19 लेवल तक जो पाकिस्तान खेल के आ रहा है, तो कहता है यार मुझे कोच ने अभी तक बताया नहीं है कि मेरी ग्रिप में ये फॉल्ट है, मेरी ऑफ हुँ। साइड पे अगर शॉट्स नहीं जा रही, तो उस पे बात ही कभी नहीं किसी ने की। वो मैं क्लब में या मेरे फैमिली वाले आके बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, या मैं डिस्कस करता हूँ। पाकिस्तान टीम में बहुत बड़ा फुकतान है पाथवे लेवल पे अच्छी कोचिंग का। तो अगर आप देखिए इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड के 3 टियर हैं, अंडर 19 से जूनियर को छोड़ दें, 19 इंग्लैंड यंग लायंस और इंग्लैंड लायंस, उसके बाद जाके उनका जगह बनती है उनकी टीम में, फिर काउंटी बीच में जो चल रही है 18 टीमें। तो आप जब प्लेयरों पे इतना काम होगा विद फ्रॉम द एज ऑफ 10, देखिए 10 साल का बच्चा पिक कर लेते हैं और ऐसे ही। 19 साल तक ये जो प्रोसेस उन पे लगता है, तो फिर आप रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और मेरा मानना ये है कि जिस बच्चे ने क्रिकेट खेलनी है, वो 7 से 10 साल तक अगर उसने बैट या बॉल नहीं पकड़ा, तो लेटर ऑन नहीं वो बन सकता किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये तो बड़ा अर्ली पिकिंग की बात है और बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा बात जैसे हमने कोचेज़ के हवाले से भी कर ली, सिस्टम के हवाले से भी कर ली, एक सबसे मेन हमारा बोन ऑफ कंटेंशन जिसे कहना चाहिए, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी जो आजकल चल रहा है, वो कैप्टनसी है। कुछ लोगों का मानना ये है कि कैप्टनसी ग्रेजुअली आती है, करने से आती है, जैसे वसीम अकरम साहब की भी कल हमने स्टेटमेंट सुनी। कुछ कहते हैं, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये बाय बॉर्न होते हैं और ये कमोडिटी जो है वो, जैसे सरफराज की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वो कहते हैं बाय बॉर्न था, उसने अंडर 19 की, अंडर 16 की और हर लेवल पे करता आ रहा था, उसको कैप्टनसी इसलिए आती थी। बाबर के इन कॉन्टेक्स्ट देखें तो बाबर बिट्स एंड पीसेस में तो ठीक करता है, जैसे कोई बड़ा इवेंट आता है, जब प्रेशर गेम आती है तो वो चौक कर जाता है। तो आप कैसे देखते हो कैप्टनसी के हवाले से, और क्या आपको लगता है कि बाबर को भी रन देना चाहिए लंबा, या बाबर से अपनी परफॉर्मेंस भी हैम्पर हो सकती है और उसकी जगह पे उसको रिलैक्स करके किसी और प्लेयर को देनी चाहिए, जैसे विराट कोहली के साथ इंडिया ने किया? देखिए बड़ा ही क्रूशियल होगा ये, बड़ा ही डिसीजन जो होगा इसको जल्दी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मेन प्लेयर है, आपकी जो कोर है पाकिस्तान टीम की, वो बाबर आजम है। तो अगर आप उनको डिस्टर्ब करेंगे, मैं तो समझता हूँ कि वो वही मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छा हेड कोच ऊपर होगा, तो जो उनको इस मुश्किल से निकालने के लिए उसकी बड़ी ज़रूरत होगी। जब वो सामने बैठा होगा, वो फेस टू फेस बैठ के बात करेंगे, सीनियर प्लेयर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपस में जब बैठ के बात करेंगे, तो उसका अगर कोई हल निकले अच्छा है। देखिए अब ऑलरेडी आपके पास वर्ल्ड कप में कुछ 6 से 7 महीने तो रह गए हैं। तो अगर टेस्ट क्रिकेट वैसे नहीं हो रही, तो आपको ना टेस्ट का भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड कप तक मेरे ख्याल से इनको इनके साथ परसिस्ट करना चाहिए, कि आपके पास ऑप्शन शादाब की है। अगेन शादाब भी यंग है, तो अगर शादाब और इनका कंपेयर करेंगे तो मैं फिर बाबर को ही फेवर करूंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा है। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन वर्ल्ड कप से पहले अगर आप चेंज करेंगे, तो वो मेंटली वो भी तैयार नहीं है। तो अगर आप थोड़ा वेट कर लें, हेस्टी डिसीजन ना करें, हो सकता है उसका इस डिसीजन पे बाबर की अपनी परफॉर्मेंस में फर्क पड़े, टीम का माहौल खराब हो जाए। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा, और एक अच्छा कोच ही इस चीज को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। तो अगर आपको क्या लगता है कि मेरा, जहाँ तक मेरे ज़राए के मुताबिक, मिकी आर्थर जो है वो शायद चाह रहे हैं कि कैप्टन भी चेंज किया जाए, तो अगर कैप्टन का वो नाम लेते हैं, क्योंकि सारी अथॉरिटी जो मेरे ज़राए के मुताबिक उनको अथॉरिटी के साथ आ रहे हैं, तो जब उनको सारी अथॉरिटी दी जाएगी तो उस अथॉरिटी का पार्ट कैप्टनसी की सिलेक्शन, आपके प्लेइंग 11, ये सब उनके पास होंगे। और उन्होंने थोड़ा सा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका अंदिया भी दिया सेठी साहब ने कि कुछ प्लेयर्स के ऊपर भी बात हो रही है, उसने अपने प्लेयर्स बताए भी हैं जो टीम में होने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है ये जो टीम खेल रही है समहाउ वही है जो मिकी आर्थर के दौर में लड़के आए, सब वही हैं। तो अगर वो ऐसा कोई डिसीजन लेते, तो फिर आप क्या समझते हैं कि बोर्ड रेजिस्ट करेगा या जो मिकी आर्थर कहेगा उसी को फॉलो किया जाएगा? देखिए मिकी अगर आते हैं, अल्लाह पहले तो बात है वो आते हैं कि नहीं आते। अगर आते भी हैं तो देखिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसरेबल जब टीम की परफॉर्मेंसेज होंगी, तो वो हेड कोच ही होंगे, मिकी आर्थर या कोई भी होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। तो अगर आके मुशावरत, ऑब्वियसली वो भी मुशावरत करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो टॉप ऑफिशियल्स होंगे उनके साथ मिलकर, वो प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे कि इसका क्या असर हो सकता है।
और जिस तरह मैंने पहले कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होगी कि वो जब वो एक प्लान स्ट्रैटेजी बनाएंगे और एग्जीक्यूशन एक करना चाहेंगे तो वो चाहेंगे भी कि कप्तान उनके मतलब का हो और वो जिस टाइप का वो कप्तान चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली उनको वो हक भी रखते हैं इस चीज़ में कि वो अपना एक कप्तान हो उनका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट नोट पे यासर भाई ये बताइए, अब आप क्या सोच रहे हैं? आपने लेवल 4 भी कर लिया, इंग्लैंड में ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, उधर ही कोचिंग करेंगे, या अगर किसी लेवल पे पाकिस्तानी टीम को ज़रूरत पड़ती है या पीसीबी आपसे कांटेक्ट करता है कोचिंग के लिहाज से, नॉट नेसेसिटी के हेड कोच के तौर पे अंडर 19 हो जाता है, वुमेन टीम हो जाती है, या उसके अलावा शाहीन की बात कर रहे हैं या ए टीम थी पहले, इनमें से किसी की कोचिंग का आपको टास्क दिया जाता है, तो क्या आप उसको प्रेफरेंस देंगे? देखिए मैं वो वेट एंड सी वाली बात है कि जो चीज़ नसीब की किस्मत नसीब में होगा, जहाँ कदम लिखे होंगे। मैंने आपके शुरू में कहा था कि मैंने जितनी क्रिकेट खेली मेरे वो नसीब में थी। तो अभी भी देखिए मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि मैं इंग्लैंड में आके सेटल होऊँगा और यहाँ रहूँगा और काम करूँगा। मगर ये है कि ये आपकी किस्मत नसीब होती है और आपको एक छोटा-सा डिसीजन जो है आपकी लाइफ़ चेंज कर देता है। तो अगर इस तरह की अपॉर्च्युनिटी आएगी, कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर राब्ता करेगा, तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ होंगी, जो मेरी जो चीज़ है, तो ऑब्वियसली उससे मैं चाहूँगा कि वो हमारे प्लेयर्स को, जूनियर्स जो भी हैं, उनको फ़ायदा हो। ऑन एंड ऑफ मैं जब पाकिस्तान भी जाता हूँ, तो मैं क्लब क्रिकेट में जाता हूँ, क्लब क्रिकेटर्स के साथ बात करता हूँ, तो मैं उनको जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो मैं उनको बताता हूँ और उनसे मैं हमेशा उनको हेल्प करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। चले, हमारी तो दुआ और उम्मीद है कि आप आएँ पाकिस्तान, और जिस तरह हमने कहा कि हमारी बड़ी प्राउड मोमेंट है कि हमारे किसी पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर ने लेवल 4 किया, तो ओबियसली हम चाहेंगे कि आके अपने मुल्क को ऑब्जर्व भी करें। लास्ट नोट पे यंगस्टर के लिए, जो प्लेयर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से दीजिएगा। देखिए उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। आप जब कोई चीज़ किसी चीज़ में आप किसी फ़ील्ड में आते हैं, आप मीडिया की फ़ील्ड में हैं, तो आप कई आपके अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, लोज़ आए होंगे, मगर आप परेशान हुए होंगे, मगर हमेशा आपने एक एम या टारगेट रखा होगा, तो उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सिमिलरली क्रिकेटर्स को भी मैं यही मेरी हमेशा मैसेज होता है कि अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करें। आप ये ना कहें कि मेरे साथ वो बंदा ज़्यादती कर रहा है, वो ज़्यादती कर रहा है। आप हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करें और आपकी जो इस्तात में जो चीज़ें हैं, मेहनत करना और उसमें आप कमी ना छोड़ें, फिर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया आपने। यासर भाई, अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में भी आपको ज़रूर ज़हमत दे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी यासर अरफात की। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।